बिकॉज ऑफ दैट सर। मुझे कर्नल शर्मा आप में पूरा विश्वास है जी सर। और आई एम हैविंग फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस। एंड एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस दिन हम वर्दी धारण करते हैं सर, आप पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं, मैं एक तीसरी पीढ़ी का एक फौजी अफसर हूँ। तो हम जिस दिन उस 21 साल की उम्र में जब हम वस्त्र धारण करते हैं, अपना यूनिफॉर्म धारण करते हैं, तो उसी दिन ये प्रण लेते हैं कि हम मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे, चाहे जल से हो, थल से हो या वायु से हो, जहां आदेशित किया जाएगा हम वहां पे पहुंचेंगे। तो ऐसा व्यक्ति एक मिनट पहले हम उन लोगों के हाथ में के खिलौने थे जो अपने लाभ के लिए इस चीजों को मैनिपुलेट करते थे। सर, अब आप अपनी के मर्जी के मालिक हैं, अपना अच्छा भला बुरा जानते हैं, आपके बच्चों का हित कहाँ पर है ये भी आप समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो अब आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। और जब हम आपसे ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि भीड़ में यदि आप अकेले हैं तो अकेले निकलो, यदि आप किसी को आमंत्रित करते हैं और वो सब धोखा दे जाते हैं, कोई नहीं पहुंचता है, हालांकि यदि आप साथ में कोई आयोजन रख देंगे और जो सबके रुचि का होगा तो उसमें कुछ ना कुछ लोग तो जरूर पहुंचेंगे। और आप अपने लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके लाभ की बात कर रहे हैं। ट्रू सर। और कॉन्ट्रेरी पीरियड में ये लाभ उन्हें कोई भी नहीं देगा, ना आरएसएस देगी, ना भाजपा देगी, ना कांग्रेस देगी, ना सपा देगी, ना बसपा देगी, ना तो किसी का सोच और चिंतन है। सब लोग अपने हित की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं, खुद सत्ता में बैठ रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसकी बेहुदा तरीके से वसूली कर रहे हैं। आप आज एक हर व्यक्ति कष्ट में है, उसका सिर फटा हुआ है, वो थाने जा रहा है, उसे अपमानित करके अशोभित भाषा का उपयोग करके थाने के बाहर भगा दिया जाता है। वहीं उसके अपोनेंट को बुलाकर उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर लिया जाता है। एफआईआर को तायद करते हुए 4 झूठे बयान काटकर उसे जेल में ठूंस दिया जाता है और हमारी आज की जुडिशरी उसे जमानत नहीं देती है। वो वर्षों वर्ष बिना किसी अपराध के या बिना किसी गंभीर अपराध के, बिना किसी उचित कारण के जेल में रह रहा है। और ये दुष्ट लोग जो है खुले सांड जैसे देश को जो है ना रौंदते हुए, कन्याओं की सील का हरण करते हुए दुर्दांत बन गए हैं, दुष्ट बन गए हैं। ये लोग जो है अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, उनमें से एक भी बिजू का ऐसा नहीं है जो लॉफुल कमाई कर रहा हो, एक भी। सभी बड़े बड़े वाहन स्कॉर्पियो मेंटेन कर रहे हैं और जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो इन दुष्टों के सभा मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। जिस पुलिस को हमें उठाकर इनको जेल में डालना चाहिए, वो पुलिस इतनी बेवस है कि इनको सलूट कर रही है। और कई बार तो सलूट ही नहीं कर रही है, बल्कि उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया दादा मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पोस्ट करा दो। तो मेरे साथ एक वाकया याद आ गया मुझे इस बात से जी। मुझे यहाँ पे मेरठ में ही 3-4 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इत्तेफाक से वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। ओके। ये वीडियो लेके और अपने एप्लीकेशन लेके मैं एसएचओ अनूप कुमार सिंह है यहाँ के गंगानगर के जी, उनके पास पहुंचा जी। तो उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए अपनी। तो मैंने जो भी मुझे समझ में आया मैंने कागज में लिख के उनको अपनी अर्जी दे दी जी। तो अर्जी दे दी और फिर अर्जी देने के बाद मैंने उस पे कहा कि साहब आप इसको रिसीव कर लीजिए। तो उसमें बड़ी तकलीफ हो रही थी उनको। तो खैर किसी उनके कर्मचारी ने उस पे सील मार दी बस। मतलब उन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए,
नहीं, केवल इनिशियल थाने नहीं की किया, सील किसी मार ने दी इनिशियल नहीं किया। और हाँ, मैं अब इस बात को अब थोड़ा सा गहराई में जाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप मुझे इस यहाँ तक खींच लाए, तो मैं ये वाक्य इसके साथ आपके साथ जोड़ना चाहूंगा, और इसमें क्या क्या हुआ मैं आपको जरा ब्रीफ में बताना चाहूंगा। जी। तो सर स्टैम्प मार दिया, तो मैंने कहा कि भाई इसको आप रिसीव तो करिए। बोले नहीं साहब, हमने स्टैंप लगा दिया है, इसका मतलब रिसीव हो गया। तो मैंने कहा इनिशियल तो कर दीजिए। उन्होंने इनिशियल करने से भी मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने स्टैंप लगा दिया है तो मैं समझता हूं कि मेरी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, और वीडियो मैंने एसएचओ अनूप कुमार सिंह साहब से शेयर कर दी, ओके। जिसमें कि एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि ये मेरे आदमी है सब, ओके। दूसरा व्यक्ति माँ बहन की गाली दे रहा है, और मेरे से कह रहा है कि हम तो मेरठ वासी हैं, इसको साले को यहीं से लठ से यहीं बिछा देंगे। ओके। देयर वाज सम प्रॉपर्टी का कोई इशू था। एक एक्स पुलिस के कोई मेरे ख्याल से अधिकारी थे, होंगे एसएचओ लेवल पे, या कोई जो भी रैंक हो, करीब मैं उनका मकान जब मैं देख के आऊं, अरबों का मकान सर, ओके। उसकी फोटो खींची मैंने। और जो आदमी ये कह रहा था, गाली दे रहा था, ही वाज अ प्रॉपर्टी डीलर, पता चला वो भी करोड़पति आदमी है, गिन रहा है, और जिन्होंने ये बोला कि हम बुला के लाए हैं वो भी करोड़पति आदमी है। तो नेक्स्ट दिन जब मैं थाने में गया, तो वो एसएचओ साहब बोलते हैं कि साहब इनमें ये जो लेडीज और ये जो फालतू लोग हैं, इनके नाम हटा दीजिए आप। मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं साहब, ये मतलब हम इस तरह की कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते। ओके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं हटा देता हूँ। तो मैंने फ्रेश एप्लीकेशन टाइप करा के उसमें उन आदमियों की फोटोग्राफ लगा के सर्कल करके, और जिनका नाम मुझे समझ में आया, पता चला, मैंने लिया, और जिसका नहीं समझ में आया मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट करके, और सीडीए में वीडियो रिकॉर्ड करके दोनों उनको हाथ में थमा दिया। अब क्या होता है कि मैं तीसरे दिन फिर पहुंचता हूँ वहां पे, तो पता चलता है कि साहब नहीं है यहाँ पे। और मेरी कंप्लेंट लेने के पहले भी मुझे करीब 3-4 घंटे थाने में बैठा के रखा है इन्होंने, कि साहब जब तक एसएचओ साहब नहीं आएंगे तब तक हम कंप्लेंट आपकी ले ही नहीं सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि अजीब विडंबना है, आपने उनको ये क्यों नहीं बताया कि थानेदार कभी जो है थाने से बाहर नहीं होता है, क्योंकि वो अपने थाने का चार्ज जिसको सौंप दे जाता है वो थानेदार हो जाता है। एग्जैक्टली सर। तो मैंने यही कहा भाई थानेदार साहब नहीं है तो ऑफिशिएटिंग नहीं, थाना कभी बिना थानेदार के नहीं होता है, केवल उसकी रैंक बदल जाती है। करेक्ट सर। यदि मान लो इंस्पेक्टर ने जूनियर इंस्पेक्टर को दिया तो वो थानेदार कहलाएगा, सब इंस्पेक्टर को चार्ज दिया तो सब इंस्पेक्टर कहलाएगा थानेदार, हवलदार को चार्ज दे दिया तो हवलदार थानेदार कहलाएगा। एग्जैक्टली सर। थानेदार विहीन थाना कभी नहीं होता है। नहीं होता है। दैट्स व्हाट इज प्रिसाइसली द पॉइंट हियर, कि हम लोग सर्विस क्लास के हैं, तो अगर कमांडिंग ऑफिसर जाता है तो जो 2IC होता है वो ऑफिशिएटिंग करता है। करेक्ट। करेक्ट ना सर? चाहे वो 1 घंटे के लिए बाहर जाए तो 2 घंटे के लिए बाहर जाए। नहीं, तो इन्होंने मेरे को 4 घंटे तक। एक मिनट, थाना तो एक लीगल एंटिटी है, तो जो बात आप कह रहे हैं वो भावना नहीं है, ये लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस है, राइट सर। मतलब ये स्टेटस की बात हो रही है ये। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। इमीडिएटली सर, एज पर द लॉ of forces, the 2IC takes over whosoever it is. If 2IC is also out, then 3IC takes over the charge. तो मैंने बताया कि भाई जो दूसरे एसआई साहब बैठे हैं वहां पर 2 एसआई बैठे हुए थे। नाम में लिखता है कि मैंने थाने का चार्ज फलाने फलाने को सौंपा। जी थाने की जो एक जनरल डायरी होती है जिसे रोजनामचा कहते हैं, थानेदार थाने से बाहर चाहे किस शासकीय काम से निकल रहा हो या किसी काम से निकल रहा हो, वो अपने थाने का चार्ज विधिवत रोजनामचे में किसी को सौंप के जाता है। यहाँ पे कहानी बहुत निराली है सर, और इसीलिए मैं उत्सुक आपको बताने के लिए कि ये कार्य से ज्यादा रासलीला में इंटरेस्टेड हैं, जो प्रवचन देते हैं स्कूलों में और कॉलेज में जा के। तो वो सोशल मीडिया से मैंने कैप्चर किया, और इनको करीब 6K के करीब लाइक्स मिले हुए हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे इन्होंने
ऑफिस के पूरे स्टाफ की फोटोग्राफ्स, अपनी फोटोग्राफ्स, और वो लगा के कैप्शन लगा के रखा है कि इस यूनिवर्सिटी में वार्ता करते हुए रासलीला पे बच्चों के साथ चर्चा। इमेजिन, युवा यूथ के साथ रासलीला की चर्चा विद्यालय में, विश्वविद्यालय में या यूनिवर्सिटीज में। तो ये जाते मुझे बाद में पता चला ये सब चीजें, जब मेरे पास पोस्ट आने शुरू हुए इनके, बीइंग द ब्यूरो चीफ ऑफ नेशनल पुलिस मीडिया। सो खैर, कमिंग बैक, तो इन्होंने, मैंने कहा कि भाई दो SI साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो उनसे मैं साइन करा दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, जब तक SHO साहब नहीं आएंगे तब तक हम आपकी कंप्लेन ही दर्ज नहीं कर सकते। तो मेरा प्रश्न उनसे ये था, यानी यहाँ पे अगर कोई मर्डर केस आ जाता है अभी तत्कालीन में, भगवान न करे, या कोई पीड़ित महिला आ जाती है जिसका रेप हुआ या अपहरण हुआ या कुछ हुआ है, तो यानी कि आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि SHO साहब लौट के वापस नहीं आएंगे, और आएंगे और नहीं आएंगे इसका भी आप मेरे को वो नहीं दे रहे हैं, इंटीमेशन। तो खैर 4 घंटे तक मैंने वेट किया, फिर मैं वापस चला आया। फिर उसके बाद जब मैं जाता हूँ इनके पास, हुआ जबकि आप जो है बड़े सीनियर रैंक में, जिम्मेदार पद पर, कर्नल जैसे पद पर आप पदस्थ थे। and I'm giving documentary evidence and the phone from where it has been recorded as per the Indian Evidence Act and भारतीय साक्ष्य अधिनियम। So फिर खैर मैं वापस चला आया। दूसरे दिन मैंने फोन किया तो बोले आ जाइए SHO साहब। अब आ जाइए में जैसे मैं थाने पहुंचता हूँ पता चलता है साहब तो निकल गए, कोई तत्काल कुछ कार्य था, निकल गया। तो ये 3-4 बार मेरे साथ होने लगा। फिर मैंने कॉल करना और उनको इत्तला करना बंद कर दिया। एक दिन में अचानक ऐसे ही नॉर्मल टच में जाके वहां थाने में घुस गया, तो देखा बैठे हुए थे वो पुलिस थाने में। तो मैंने पूछा, अनूप साहब आपको बड़े लाइक्स मिलते हैं, भाई मेरा भी तो एक वीडियो लाइक कर लीजिए। ये वीडियो आपको दिखाया है और मेरा प्रार्थना पत्र आपके पास है, और इतने दिन हो चुके हैं, और जान से मारने की सामने आपके प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप क्यों नहीं दर्ज कर रहे? तो पता है साहब उनका जवाब क्या था? श्री SHO अनूप कुमार सिंह, SHO थाना गंगानगर, कहते हैं कि साहब पुरुष आयोग नहीं है, इसलिए हम आपका FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं। Imagine the statement of a SHO. Imagine the audacity of the small ranker like Exactly, and sir. inspector. That's what I'm saying. फिर इसे क्या होता है? इसे ऑडेसिटी। हाँ, अच्छा, दूसरे और इनडायरेक्टली वो आरोप लगा रहा है कि मैडो जो है महिला आयोग के I am biased. मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, आई एम ऑलरेडी बायस्ड। और वो क्यों बायस्ड है वो आप समझ गए होंगे, जो मैंने बताया है आपको पहले कि वो आदमी कौन थे और क्या थे। तो खैर, इसी बीच में एक कॉल पत्रकार का आता है इनके पास, फ्रॉम पुलिस मीडिया ओनली, एंड वो कहता है कि साहब ऐसे कुछ सुनने को मिला है, आपने क्या कार्रवाई की है? तो इनका जवाब था कि इसमें किसी भाई बीजेपी पार्टी का किसी नेता का या कोई जो नेता अभिनेता या जो भी कोई है, मतलब कोई बंदा, उनका हाथ है। उनसे कहता है कि बीजेपी का हाथ है, मेरे से कहता है कि पुरुष आयोग नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं कंप्लेंट मैंने लेके मैं सीधा पहुंचा SSP। अब देखिए अब लेवल बढ़ गया है। अब मैं पहुंचा SSP साहब के पास, गया अंदर, मेरे को भेजा गया। अच्छा, वहां पे SSP में थाने में गया, सिस्टम है यहाँ पे कि जब आप उनके गेट पे हॉल पे जाते हैं तो वहां पे एंट्री सिस्टम है, वहां पे आपकी जो भी परेशानियां वेदनाएं जो आप लिख के लेके आते हैं उस पर मोहर लगाई दी जाती है। अच्छा, क्योंकि मैं अपना थोड़ा वो कोट वगैरह पैंट वगैरह में रहता हूँ, अपना कुछ लोगो वगैरह लगा के जो है, तो मुझे जानते हैं लोग, ये लोग। तो उन्होंने मेरे एप्लीकेशन पे स्टैंप नहीं लगाई।
तो मैंने उनसे फिर सवाल किया, सर कि आप सबके लगा रहे हैं एप्लीकेशन पे, भाई सैम तो मेरी पे भी लगा के आप आगे कर दीजिए। बोले नहीं साहब, आप अंदर चले जाइए और आप खुद ही मिल लीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलिए। तो मैं अंदर जाके बैठ गया और मैंने एक छोटा सा कार्ड था मेरा, तो वो मैंने कार्ड पे लिख के रिक्वेस्ट किया एसएसपी साहब को कि साहब आई हैव come to interact with you in person for some grievance and some problem, and I would like to meet you if you can kindly give me 5 minutes. ऐसे एक छोटी सी पर्ची लिख के मैंने, तो वो उनके पास पहुंच गई। तो खैर करीब 10-15 मिनट वेट करने के बाद उन्होंने मुझको अपने पास बुलाया। तो मैं उनके पास गया, तो क्योंकि ये पुलिस का वर्दीधारियों का मामला था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब मैं पर्सनल इंटरेक्शन चाहता हूँ आपसे यहाँ सबके बीच में, क्योंकि दैट वाज अ बिग हॉल जहाँ पे एसएसपी साहब बैठते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए। सो ही टुक मी टू द वहां पे इज कैबिन ऑफ द पर्सनल, जो वीआईपी टाइप कैबिन वो रहता है जिसमें कुछ, हाँ जहाँ पे वीआईपी या गेस्ट वगैरह कोई डिटेन जाते हैं, एक बेड पड़ा रहता है। हाँ, तो वहाँ पे 1-2 नेता पहुंचे हुए थे। अच्छा, वो किसी का बैठे हुए थे? हाँ, किसी का मर्डर का केस था बच्चे का, किसी का कुछ केस था ऐसा। तो खैर मैं चुप हो गया। मैंने कहा इनके सामने मुंह खोलना तो ठीक ही नहीं है, बात ही करना ठीक नहीं है। तो मैंने साहब ने पूछा कि हाँ बोलिए कर्नल साहब क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा साहब पहले आप इन लोगों से बात कर लीजिए, हम बाद में बात कर। तो वो लोग खैर बातचीत हुई, जो भी हुई उनकी मैंने बताना चाहूंगा, वो करके वो लोग चले गए थे। फिर उसके बाद मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनको ये प्रसंग पूरा बताया। ये सब नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सिर्फ ये बताया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ, ये हुआ है, एंड इस पे मुझे मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका कंप्लेंट दर्ज किया जाए। तो उन्होंने फोन मिला है एसएचओ साहब को। अब ये स्पीकर पे फोन नहीं था, नॉर्मल फोन जैसे मेरी आपकी बात हो रही है अभी। तो बात उन्होंने की। अब मेरा देखिए कि when a person is listening, third person is listening and to a conversation, तो what is happening now? So एसएसपी साहब ने बोला कि भाई कर्नल साहब यहाँ पे आए हुए हैं, इनका कुछ ये मसला है, क्या मसला है? तो वहां से कुछ जवाब आया। तो इन्होंने बोला कि आप तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो करिए, कर लीजिए। तो वहां से कुछ सवाल आया, और क्या सवाल आया आप वो समझ जाएंगे जवाब से एसएसपी साहब के। उन्होंने कहा कि मुझे तुमको बताना पड़ेगा क्या करना है, तुम थाना अध्यक्ष हो, तुम किधर बैठे हो, तुम जो उचित समझो वो कार्रवाई करो। वहां से मैं वापस आ गया। इतने में मैंने ग्रीवेंस सेल इंडियन आर्मी को कॉल कर दिया और मैंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसको काइंडली रजिस्टर कर ले कंप्लेंट को, कल को कोई हादसा हो गया तो, क्योंकि माय पेरेंट्स आर डेड, सो उनके लिए तो बड़ा कष्ट हो जाएगा इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी। तो इमीडिएटली द सीएमपी केम, मिलिट्री पुलिस आई, और मिलिट्री पुलिस जब आई तो ये बड़े भावुक हो गए। हमारे एसएचओ साहब बड़े प्यार से मिले, चाय समोसा का ऑर्डर किया इन्होंने, और उनको बोले हाँ सर ये है वो है। फिर प्रवचन देने लगे कि साहब आप एफआईआर लिखवा के अपने लिए और खतरा पैदा कर रहे हैं, वो लोग पैसे वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा साहब कंप्लेन अगर दर्ज कराने आया हूं तो कुछ सोच के ही तो आया हूँ ना, आप क्यों घबरा रहे हैं कंप्लेन दर्ज करने में? भाई जान का खतरा मेरा है ना। ठीक बात है, आपकी जान को तो खतरा है नहीं। हाँ ठीक बात है, आपकी जान को तो खतरा है नहीं। भाई मैं तो प्रॉपर चैनल से आया हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, और मिलिट्री पुलिस साथ ले आई है कि वो भाई देश के, और वो जब वो खुद कह रही है कि भैया ये वीडियो देख के, और कह रही है कि भाई जब कंप्लेन है तो कंप्लेन दर्ज करिए आप। तो कहते हैं ठीक है साहब मैं आपकी एफआईआर दर्ज कर लेता हूँ, और वो किसी को इशारा कुछ कर देते हैं और इसलिए वो बोलते हो साहब कर्नल साहब मुझे कुछ काम याद आ गया, अर्जेंट है बहुत, और मुझे अभी अति शीघ्र निकलना पड़ेगा। और वहां से श्रीमान जी चले जाते हैं। अब क्या होता है, थाने में मैं सबके पास जाता हूं एक एक करके,
और सब फिर मेरे को ये कहते हैं कि साहब FIR तभी दर्ज होगी जब SHO साहब आएंगे। इमेजिन सर क्या चक्कर चला। खैर मेरे को बहुत गुस्सा आया उससे। ये स्थिति तब है जब आदित्यनाथ योगी जैसे खतरनाक CM हैं। सर वही कह रहा हूं मैं कि मैंने CM साहब को मेल डाली, लेकिन वो मेल भी रिजेक्ट हो गई CM पोर्टल से। क्यों? क्योंकि वो मेल बॉक्स फुल पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने उनसे ये इंस्टा पे कांटेक्ट करने की, खैर उस समय ये चल रहा था, वो उस चीज का आयोजन चल रहा था कुंभ वगैरह का इलाहाबाद वगैरह में, और कुछ घटना हुई थी। तो मुझे लग रहा था बिजी है, क्योंकि उनके घर का नंबर भी है मेरे पास, लैंडलाइन भी है, उस पर भी मैंने 2-3 बार ट्राई किया संपर्क करने के लिए, लेकिन वो उनका बिजी शेड्यूल बहुत रहा सर। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा वाई 299। तो देन उसके बाद फिर मैं दोबारा इनकी जब प्रक्रिया देखी, मैं रात के 7 बजे तक बैठा, और जितनी बार गया मैंने अपना सेल्फी लिया पुलिस थाने को पीछे लेके। ओके। So that there is an evidence to it that I have been coming and reporting to this थाना. ओके। And then आपने दूसरे ऑप्शंस का उपयोग क्यों नहीं किया? which options sir? जैसे 154(1) में थानेदार को कहते हैं, नए सेक्शन में 173(1) कहलाया, ठीक है ना? हाँ सर 173 राइट। पहले 154(3) में SP के पास जाते थे, अब नए सेक्शन में 173(4) में जाते हैं। करेक्ट राइट। अब जो है 156 पहले हुआ करता था, उसका नया सेक्शन अभी हमने देखा नहीं है। मेरे ख्याल से 196 होना चाहिए, ठीक है ना? तो 196 में आप कोर्ट जा सकते थे। हाँ सर बता रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। You're very right. I'm coming to that point. Okay. So then what I said कि 2-3 बार मैंने फिर चक्कर लगाए थे। उस दिन शाम के करीब 7 बजे तक फिर मैंने इनका इंतजार किया। Okay. लेकिन ये जानबूझ के नहीं आए सर। मैंने पुलिस के अधिकारियों से वहां पे जो थे कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है सर, और रिकॉर्ड क्या, और ये कोर्ट में है, भारत पे अपलोड होगी, आप इसको एज एविडेंस यूज कर पाएंगे। हाँ जी सर, मैं अपनी ग्रीवेंस बता रहा हूँ सर। और ये कहानी एक फॉर्मर DGP से शेयर की है, ये अब रिकॉर्ड पे आ गया है सर। थैंक यू बात है ये, आप इसको कोर्ट में भी सुना सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ग्रांटिंग दिस परमिशन टू यूज द ऑडियो ऑफ योर्स एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। थैंक यू सो मच फॉर ग्रांटिंग दैट काइंड ऑफ अ परमिशन। तो नाउ अच्छा, इन्होंने क्या किया, इसको पारिवारिक एक विवाद बना दिया। और जब मैंने ग्रीवेंस पोर्टल पे ये कंप्लेन दर्ज की, मैंने घटना का वो बताया, कंप्लेंट थी मेरी कि मेरे को जान से मारने की अलानिया धमकी पुलिस के सामने दी गई है। ओके। उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उसकी वीडियोस हैं मेरे पास। ओके। तो उसके ऊपर क्या किया इन लोगों ने, SHO महोदय ने पहले तो बोला कि केस मैं ले लेता हूं अपने हाथ में। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ये गए सब जगह। ओके। तो क्या हुआ होगा आप समझ जाइए। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को जवाब दिया यही कि आपको जान का खतरा हो जाएगा, ये है वो है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ऐसा वैसा। क्या फिर इन्होंने किया, जब मैंने CM पोर्टल पे फिर ग्रीवेंस रजिस्टर किया, तो वहां से क्या जवाब आया, दोनों जगह पुलिस गई और नीचे गया, और ये एक पारिवारिक मुद्दा है। यहाँ मेरे ऊपर ये उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये भूमि का मसला है, प्लॉट का मसला है, और ये पारिवारिक है। और पारिवारिक मतलब धमकी 2 आदमी और दे, दूसरे आदमी दे, तीसरे और चौथा आदमी दे रहा है, जो कि मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। न मैं जानता हूं उनको, मेरे को बाद में पता चला कि वो कोई रिटायर्ड शायद कोई पुलिस का अधिकारी है, जिसका वो करोड़ों के अरबों की कोठी है, मंजिला घर। ऐसी कोठी तो मैंने देखी नहीं मेरठ में। और ये 2 बाकी एक ये प्रॉपर्टी डीलर है, वो उसका पता चला मुझे, और तीसरे का पता चला, और वो हमारे पारिवारिक बंधु थे जिनका साथ कुछ विवाद चल रहा था। लेकिन मैंने एक शिकायत की
पारिवारिक नहीं की थी कोई, मैंने शिकायत की थी वो जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो वीडियो जान से मारने की धमकी बाय थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पर्सन की थी, एंड द फर्स्ट पर्सन सेइंग दैट ये हमारे आदमी है एंड ये गॉट दैट। तो इसको इन्होंने तोड़ मरोड़ के इसको पारिवारिक मसला बना के इस केस को क्लोज करना चाहा। तो जब सीएम पोर्टल से मेरे पास फीडबैक के लिए कॉल आता था, मैं उनको मना कर देता था, इसका स्तर बढ़ा दिया जाए, इसका स्तर बढ़ा दिया जाए। खैर वो चलता रहा और बाद में वो क्लोज ही हो गया मामला, क्योंकि सीएम पोर्टल भी मैंने ये देखा है सर उसमें कि यदि शिकायत आप पुलिस में करते हैं तो वो घूम के उसी थाने में आती है, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा सर? उसी थाने के लोग करेंगे। तो जब उस थाने का लोग, क्या कोई अधिकारी आईओ अपने एसएचओ से पंगा लेगा? बिल्कुल सही। तो क्या हो रहा है, बार बार सेम फीडबैक जा रही है। तो ग्रीवेंस पोर्टल पे भी अगर जब बार बार यही फीडबैक जा रही है, जो कि ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा रहे कि भैया जिस थाने की कंप्लेन है वो उसी थाने में जा रही है बार बार। फिर मैं एसएसपी साहब के पास में यदि ये व्यवस्था कर दी होती तो वो थाने में नहीं जाएगी, या एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए होते कि आप 173(4) के तहत किसी दूसरे व्यक्ति को नामित करें और सेक्शन 173(4) भारत न्याय संहिता के तहत ये स्पष्ट उल्लेख आदेश में कर दें कि उस व्यक्ति को इस प्रकरण में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार, वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे, तो उनकी समस्या खत्म हो गई होती। क्योंकि फिर ये उस थाने के व्यक्ति को और उस लाइन ऑफ लीनिएज के सुपीरियर्स को उसे भेज ही नहीं सकते थे। लेकिन अब मैं आपको एक अद्भुत चीज और बताना चाहता हूँ सर जी, कि जो आप कह रहे हैं ना सर, वो मेरे को अनुभूति हो चुकी है उसकी, इसलिए मैं आपसे पहले दिन से संपर्क में हूँ सर। अब मैं माननीय डीजीपी महोदय को ये बताना चाहता हूँ, मैथिली शरण साहब को, कि एसएसपी की प्रतिक्रिया क्या होती है जब मैं दूसरी बार उनके पास जाता हूँ ये कंप्लेंट लेके कि आपके कहने के बावजूद इस पे जांच पड़ताल किया जाए, इसको इस तरह से मैनिपुलेट करके ये किया गया, ऐसे किया गया है। तो जानते हैं साहब, हमारे एसएसपी रोहित साजवान साहब है यहाँ पे एसएसपी, उनका क्या जवाब था सर? भरी सभा में न तो उन्होंने चेयर ऑफर की, वेरी वेल नोइंग दैट ही इज अ वेटरन फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेस। मेरे से सीधा ऐसे आंख मिला के बोलते हैं ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा कि एसएसपी साहब, यदि ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है तो किसी का मर्डर कोई कर दे, किसी का जान ले ले, तो वो भी तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हुई ना सर। यानी कि पुलिस फोर्स विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि हर प्रॉब्लम पर्सनल ही होगी किसी भाई, किसी ने कोई अपराध किया किसी वजह से किया होगा ना, ठीक बात है भाई, उसने अपने पर्सनल वजह से कर दिया वो अपराध। तो जब ऊपर से योगी जी का डंडा आता है या आपके किसी सच्चे और कहते हैं कार्यरत अधिकारी जो कि कर्मठ हैं, उनका जब दबाव आता है तब तो आप भाग की काम करते हैं, जैसा कि आपने इन्होंने किया है। अभी वो जो ये नीले ड्रम का जो कांड हुआ था सर, जिसमें 17 टुकड़ों में पति मिला था इनका, मैडम का, मेरठ का केस सर, अद्भुत है वो। तो उसपे मेरी जानकार है एक संगठन की, उन्होंने आके इंटरव्यू लिया था यहाँ पे मेरठ में। तो एसएसपी साहब ने उसमें बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया कि देखिए ऐसा है कि हम इसमें बहुत बारीकी से जाएंगे, और इसमें वो वीडियो भी मेरे पास है, वो भी मैंने उनसे शेयर की थी और उनसे पूछा था जवाब, लेकिन उन्होंने शायद ब्लॉक कर दिया या देखा नहीं उसको। तो उसमें इन्होंने कहा कि हम बहुत बारीकी में जाएंगे, हम हर चीज, हर एंगल देखेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे इस इशू को, और जो किया है उसको, उसका हम जो हानि हुई है वो तो हम नहीं कर सकते पूरा, लेकिन हम सजा दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने उनको यही बोला था, और इनफैक्ट आई बिलीव मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया था, यानी कि आप वेट करेंगे कि किस दिन कर्नल शर्मा साहब का डेथ हो जाए
और उसके बाद ये मैंने अनूप जी से कहा था कि यानी आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई इनका जब डेथ हो जाए तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम बनाएंगे और रील पोस्ट करेंगे कि भाई देखिए हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली है और ये निष्कासित निकला और मैं भी किसी ड्रम या ट्रक में निकलूंगा। आपसी मामला था और धोखे से गोली चली, उसमें शर्मा जी मर गए। अब बताइए कि अब मैं इस गोली का क्या दोष है बेचारे का? आज तक मुझे आईपीएस पे कभी शक नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। फिर मैंने आरटीआई लिखी उनको, एसएसपी साहब को, और आरटीआई में मैंने दो चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे और कुछ उनसे सवाल पूछे कि एसएचओ महोदय जो हैं वो थाने में जितनी बार मैं गया हूं नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? सोशल मीडिया में ये इतने एक्टिव है, अपनी रील बना के भेज रहे हैं जो कि डीजीपी के आदेश के खिलाफ है, और उसका प्रमाण भी दिया क्योंकि न्यूज़पेपर में छपा था कि ये डीजीपी का आदेश की ये रास्ता कर रहे हैं। हाँ, जो कि पुलिस के अधिकारी अगर अपना फेसबुक पे या इंस्टा पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया में रील बना के अगर डालते हैं तो वो एक कानूनी अपराध माना जाएगा और उसको सख्त सजा दी जाएगी। वो पब्लिश है, न्यूज़पेपर की वो कटिंग है। तो उस पे मैंने उनसे सवाल किया। किसी ने आपको एक बात नहीं बताई कर्नल साहब? क्या चीज साहब? You please show me the face, I will show you the rules. कानून सभी के लिए बराबर नहीं है, तो ये जो कहना है कि कानून सबके लिए बराबर हो, नहीं है सर, नहीं है। हाथ बहुत लंबे होते हैं, अब नहीं है सर, अब कानून के हाथ बहुत बौने हो गए हैं। सर मैंने ये सवाल तो सर वही है ना, मैंने आपको जो वाक्य कि हमने पहले ही दिन जब मरने की कसम खा ली तो फिर आदमी तो निर्भय हो गया ना सर जिंदगी में। उसको फिर मृत्यु से डर नहीं है अपनी, क्योंकि हमने तो अपनी नाम लिख दिया देश के नाम पे। तो फिर मैं ऑफ ट्रैक हो गया। फिर मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि एक एसएसपी रैंक अहदेदार जिसकी बड़ी सामने इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, इतने लोग बेचारे अपनी वेदनाएं लेके आए हुए हैं, ग्रीवेंसेस लेके आए हैं। मैंने कहा अगर एक कर्नल का हालत ऐसा है जो कि खुद इज इक्वलेंट टू आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर, व्हाट डू यू कॉल इट, कमिटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ऐसे अधिकारी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो भगवान कल्याण करे उन लोगों का, बेचारों का, जो गरीब है या जिनके पास इतनी हिम्मत नहीं है जुटा पाते कि वो पुलिस थाने पहुंचे या एसएसपी साहब के पास पहुंचे, तो उनका क्या 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 हाल होगा सर? ये तो अपने पुलिस अधिकारियों का भी कर दें। अमिताभ ठाकुर जो ही फोर्स के एडिशनल डीजी थे, उन्हें जो है एक अपराधी जैसा बंडल करके एक जीप में ठूंस के ले जाया गया। उस समय उनके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, बाद में दर्ज की गई। वही मैं कह रहा हूँ ना सर, तो ये उसी मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब कर्नल शर्मा साहब जाए और हम फिर एफआईआर दर्ज करें या फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कोई उनके आ जाए और कर्नल शर्मा के खिलाफ उल्टा जो है एफआईआर दर्ज हो जाए और 4 बयान कर दिया उन्होंने उल्टा मेरे पर। मेरी कीमत क्या लगाई उन्होंने? मैं बताता हूँ 5,000 रुपया सर उन्होंने। अरे बहुत कीमत लगा दी, नहीं तो वो तो वही बता रहा कि आपके ऊपर केस रजिस्टर कर देते। हाँ, तो उन्होंने मेरे ही ऊपर दो पैसा ले लिया, वो उल्टा पैसा देते, भैया मुझसे पैसा ले ले और इसके खिलाफ एक ड्यूटी रिपोर्ट कर दे सर। तो उन्होंने उल्टा मेरे खिलाफ 2 धारा लगा दी कि अगर आप उस जगह पे गए तो आपको कोर्ट से 5,000 का जुर्माना होगा। तो मैंने कहा एसएचओ अनूप साहब, आपने एक फौजी की कीमत 5,000 रुपया लगाई साहब, मानना पड़ेगा साहब। तो ये भी मैं बता के सर, मैं ऐसा आदमी सीधा मुंह पे जाके बोलता हूँ और सबके सामने बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जहां गलत हूँ वहां पे मैं गलत बोल दूंगा, लेकिन जहां मैं गलत नहीं हूँ वहां मैं मुंह खोल के बोलता हूँ। बहुत सही, बहुत सही। चलिए, बात लंबी हो गई है, यदि अब आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दिया जाए। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। एंड बजे अपन बात करेंगे लाइव। राइट सर, एंड इफ रिक्वायर्ड वी कैन डिस्कस दिस इशू आल्सो। आई विल पुट इट एज अ ग्रीवेंस टू यू।
देखते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, आई विल नॉट। अपन मुख्य बातें कर लें, ठीक है सर। इसके ऊपर भी बात की जा सकती है, जी सर। बात की जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर पे एक डेडिकेटेड सेशन अलग से किया जाए। राइट सर, विद द एविडेंस, आई हैव गॉट ऑल द एविडेंस एंड ऑल। ना किया जाए। राइट सर, आई हैव गॉट ऑल द एविडेंस एंड ऑल, सो इसके ऊपर एक एवरीथिंग कैन बी। डेडिकेटेड सेशन कर लेंगे। राइट सर। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत।